जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञानशाला ओजीएस पर। इस क्लास में हम कक्षा 8 की विज्ञान विषय का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के सभी प्रश्नों के उत्तर को आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये पहला अध्याय का पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर कुछ शब्द दिया है, इसी में से एक को छांटकर हमें इन क, ख और इधर भी है प्रश्न ग और घ में भरना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान कहते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम फसल कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना फसल, तो पहला का यहाँ पर भर देंगे हम फसल। अब ख में बोला है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली स्थान होती है। क्या होती है? तो देखिए फसल को तो हम भर दिए, अब कितना शब्द बचा है? तैरने, जल, पोषक, तैयारी। तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तो मिट्टी की तैयारी करना होता है। तो यहाँ पर भरेंगे तैयारी। तैयारी। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ग में कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगेंगे? तो यहाँ पर भरना है, इसमें से चुनिए। तो देखिए फसल को हम लोग भर लिए, तैयारी को भर लिए। अब तैरना, जल और पोषक बचा हुआ है। तो यहाँ ग में भराएगा तैरने। तैरने क्यों भराएगा आइए समझाते हैं। आप लोग पुस्तक जब पढ़े थे तो वहाँ आप लोगों को बताया गया था कि जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल के सतह पर तैरने लगते हैं, क्योंकि वो अंदर से खोखला हो चुके होते हैं, इसलिए वो हल्का हो गए होते हैं और पानी के सतह पर तैरने लगते हैं। तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। तैरने लगेंगे। घ में क्या दिया है? फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली स्थान तथा खाली स्थान आवश्यक है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से के यहाँ पर भरना है कि क्या तथा क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए तैरने भरा गया, फसल भरा गया, तैयारी भरा गया। तो जल और पोषक बचा हुआ है, तो यही दोनों भराएगा। आइए इसको भरते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। तो यहाँ पर भराएगा जल, जल और इसमें भराएगा पोषक। पोषक आवश्यक है। अब आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है? इसमें दिया है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में दिया है देखिए खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। और कॉलम बी में क्या दिया है? मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। तो आइए देखते हैं कि कौन किस में मिलेगा। तो खरीफ फसल, तो खरीफ फसल कौन है? तो जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो देखिए खरीफ फसल धान एवं मक्का को कहते हैं। तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा। रबी फसल, इसके नीचे है रबी फसल। तो रबी फसल कौन कौन है? तो गेहूं, चना, मटर। तो ये रबी फसल से इसका मिलान होगा। और रासायनिक उर्वरक कौन होता है? तो जो यूरिया हम खेत में डालते हैं और सुपर फास्फेट, उसी को कहते हैं रासायनिक उर्वरक, क्योंकि यह फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। यह खाद ही की तरह काम करता है। तो ये रासायनिक उर्वरक को यूरिया एवं सुपर फास्फेट से मिलाते हैं।
अब दिया है कार्बनिक खाद तो कार्बनिक खाद कैसे बनता है, तो पशु अपशिष्ट माने पशु के बेकार पदार्थ बेकार चीज़ जो बच जाता है, जैसे गाय या जानवर वानवर जब मर जाते हैं तो उनके अपशिष्ट पदार्थ शरीर वरीर से जो हड्डियों को बीन कर निकाला जाता है तो उसी को पशु अपशिष्ट कहते हैं। तो पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष से कार्बनिक खाद बनता है, तो इसको यहाँ पर मिलाएंगे। अब मवेशियों का चारा बच गया, तो देखिए इसमें 4 को दिया था और इसमें A B C D E 5 को दिया है, तो मवेशियों का चारा के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न के दो उदाहरण दीजिए। पहला क में दिया है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल के 2 उदाहरण हो जाएगा, लिखना है हमें, और रबी फसल के 2 उदाहरण लिखना है हमें। अब आइए, अब इन जो भी नीचे ये 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इन सब को मैं कॉपी पर लिख लिया हूँ ताकि समय की बचत हो सके। तो आइए अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कॉपी पर। 3 नंबर प्रश्नों को आगे यहाँ ध्यान से देख लीजिए, किताब में क्या लिखा है। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। पहला क में दिया है खरीफ फसल के 2 उदाहरण देना है, और ख रबी फसल दिया है, इसमें इसका भी 2 उदाहरण देना है। तो आइए देखिए यहाँ पर, देखिए सेम क्वेश्चन है। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल किसको कहते हैं, तो धान को कहते हैं, मक्का को कहते हैं। रबी फसल किसे कहते हैं, तो रबी फसल कहते हैं गेहूं को और चना को। रबी फसल शीत ऋतु में बोया जाता है और खरीफ फसल जो होता है वर्षा ऋतु में बोया जाता है। अब आइए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। और देखिए यहाँ पर क ख ग घ, मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेसिंग, इन पर कुछ लाइन लिखना है। पैराग्राफ का मतलब होता है कि इन शब्दों के बारे में आप थोड़ा सा लिखिए। तो आइए अब 4 नंबर प्रश्न को कॉपी पर देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। देखिए अब इसको यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। पहला था मिट्टी तैयार करना, तो फसल, अब यहाँ पर लिख रहे हैं इसके बारे में पैराग्राफ। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। इसमें मिट्टी की जुताई की जाती है, इससे जड़ें भूमि से गहराई तक जाती है। चूँकि मिट्टी जो जुताई हो जाती है तो भुरभुरी हो जाती है, इसी के कारण जड़ को नीचे जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है और सरलता से श्वसन कर पाती है। पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, इस पैराग्राफ से आप लोग क्या समझें, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार किया जाता है सबसे पहले, फसल को बोने से पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करते हैं, तो उसकी जुताई करवाते हैं, जिससे जो खर पतवार होते हैं, मतलब बेकार पदार्थ जो उसमें होते हैं, वे सभी सूख जाते हैं और सड़ गल के नष्ट हो जाते हैं। और मिट्टी नर्म हो जाती है, इससे सूक्ष्म जीव की वृद्धि होती है उसमें। केंचुआ को किसानों के मित्र कहा जाता है। केंचुए जैसे जीवों को वृद्धि होती है पोली मिट्टी में। और केंचुए जो होते हैं ना, ये मिट्टी को ही खाते हैं और मिट्टी को ही उलट पुलट करते रहते हैं, इससे मिट्टी और मुलायम होती जाती है। इसीलिए केंचुओं को किसानों के मित्र कहा जाता है और ये खेतों के लिए, फसल को के लिए जरूरी चीज़ है। अब आइए दूसरा पैराग्राफ, ख में दिया था बुआई। देखिए यहाँ पर आप लोग किताब में भी ध्यान से देखते चलिए। मिट्टी तैयार करना, ख में दिया है बुआई, और इस पर चर्चा करते हैं। बुआई फसल उत्पादन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं खेत को।
फसल बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को समान दूरी एवं गहराई पर बोया जाता है ताकि पौधे सही तरीके से उग सकें। तो बुआई के समय ये ध्यान दिया जाता है कि उस जो हम बीज बो रहे हैं वह स्वस्थ हो, उस उपजाऊ वाला बीज हो, ये सब देखना होता है बीज बोने से पहले। अब आइए ग में क्या दिया है, तो ग में दिया है निराई। निराई क्या होता है, आइए यहाँ समझिए। कह रहा है निराई, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। अवांछित पौधों का मतलब होता है कि जब हम गेहूं बोते हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारे घास ओस उग जाते हैं, जैसे कांट ओट उग जाता है, तो वही उसी को अवांछित पौधे कहते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फसल के साथ वो उग गया है प्राकृतिक रूप से। वो उसे हम बोने थोड़ी ना गए, हम तो गेहूं बोए हैं, लेकिन गेहूं के अलावे भी कुछ पौधे उसमें उग जाते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इन अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई आमतौर पर हाथों से या खुरपी जैसे औजारों से की जाती है। इस प्रक्रिया में खरपतवार नाशी का भी उपयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी नहीं समझ रहे हैं आप लोग, देखिए जो अवांछित पौधे उग गए हैं ना, उसी को खरपतवार भी कहा जाता है। और खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। और निराई हम लोग कैसे करते हैं, तो हाथों से हंसुआ खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि फसल में कुछ लोग कहते हैं कि दवाई मारल जाओ न तो कीट लग जाई, और कांट ओट को नष्ट करने के लिए, कांट आप लोग समझ रहे हैं ना, गेहूं के साथ उग जाता है, उसको नष्ट करने के लिए दवा मारा जाता है, उसी को खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार मतलब आप लोग समझ गए, वो अवांछित पौधे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फसल के साथ वो अपना मने उग गया है। और नाशी का मतलब होता है नाश करने वाले, यानी खरपतवार को नाश करने वाले को खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार नाशी का भी उपयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। तो यही हुआ निराई का मतलब। निराई का मतलब आसान भाषा में आप लोगों से कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा कि अवांछित पौधे माने वे पौधे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फसल के साथ उग गया है, उसको हम उगाने नहीं गए हैं, वो प्राकृतिक रूप से उगा है, उसी को हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को निराई कहते हैं। उस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। उसको कैसे कैसे हम हटाते हैं, तो हाथों से हटाते हैं, औजारों का इस्तेमाल, खुरपी हंसुआ जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं, और कोई रासायनिक दवाई जिसको खरपतवार नाशी कहते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। पानी के साथ मिलाकर उस पर छिड़काव किया जाता है। अब देखिए ग में क्या दिया है, निराई हो गया। घ में दिया है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब समझ रहे हैं, थ्रेसर में अब अनाज को काटना है। आइए यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं, थ्रेसिंग क्या होता है। देखिए थ्रेसिंग, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। मतलब जब हम फसल को काटते हैं ना, तो उससे अब बीज और भूसा को अलग करना होता है, तो इसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत होती है, थ्रेसर की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या था, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क ख ग घ 4 को दिया था, इस पर हम लोग पैराग्राफ देख लिए। अब प्रश्न संख्या 5 दिया है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। मतलब उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, यही हमको बताना है। तो बच्चों एक बात यहाँ और भी ध्यान दीजिए, आप लोग की यदि परीक्षा में
प्रश्न आ जाएगा उर्वरक एवं खाद में अंतर लिखिए, तो दोनों बात एक ही है। इसको कैसे कैसे पूछ सकता है, तो स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, या इसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है, लिखें। तो देखो प्रश्न संख्या 5 को यहाँ पर, प्रश्न संख्या 5 स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। अब इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। उर्वरक और खाद में निम्नलिखित भिन्नताएं होती है। पहला, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, मतलब उर्वरक जो है ना मानव के द्वारा बनाया गया है, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। आप लोग सुनते होंगे कि गोबर को लोग अक्सर खेतों में घोर कर छिड़काव करते हैं, तो वो खाद का ही काम करता है, उसी को तो खाद कह रहा है। उर्वरक क्या होता है, जो हम यूरिया, सल्फेट, सुपर ये सब मारते हैं खेत में रासायनिक पदार्थ, उसको उर्वरक कहते हैं। अब दूसरा अंतर क्या, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद को हम लोग क्या कर सकते हैं, खेत में बना सकते हैं। तीसरा क्या है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा दिया है कि उर्वरक में पादप पोषक, पादप मतलब होता है पौधा, पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में एक पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। देखिए उर्वरक में स्वाभाविक रूप से पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो मानव के द्वारा बनाया जा रहा है, सब नाप जोख कर फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। जबकि खाद का जो है ना, खाद को हम पशुओं के गोबर, पौधों के अवशेष, पादप अवशेष एवं जंतु अवशेष से हम लोग बनाते हैं, तो ये सड़ते गलते रहता है, इसमें सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती। लेकिन खाद जो होता है ना, वो मिट्टी के लिए अच्छा होता है उर्वरक से ज़्यादा, क्योंकि उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे ना, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कमज़ोर हो जाएगी कुछ दिन के बाद। अब 5 नंबर क्या कर रहा है कि उर्वरक मृदा के जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या करें, जो हम पीछे के प्रश्नों में देखे हैं ना कि केंचुआ को किसानों के मित्र कहा जाता है, तो उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मृदा मतलब होता है मिट्टी, उर्वरक मृदा के जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। केंचुआ और उसी के जैसे सूक्ष्म जीव जो पौधों के लिए, फसल के लिए जरूरी है, उन सबको नष्ट कर सकता है, जबकि खाद मृदा के सूक्ष्म जीवों के लिए लाभकारी होता है। खाद क्या होता है, लाभकारी होता है। और 6 नंबर में दिया है कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। बताना है कि सिंचाई किसे कहते हैं, और जल संरक्षित मतलब कम जल में या जल बर्बाद न हो ऐसी 2 विधियों का वर्णन करें। कम से कम बर्बाद हो ऐसी 2 विधियों कौन कौन सी है, तो देखिए यह है 6 नंबर प्रश्न, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसका उत्तर देखिए, उचित समय या अंतराल पर फसल को या खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं, तो उचित समय या अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। अब है जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन निम्नलिखित है। एक है छिड़काव सिंचाई प्रणाली, तो ये क्या है, ये कौन सी प्रणाली है, तो देखिए इसमें ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब जल को पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। अब इस विधि को पढ़ लिए तो इसको थोड़ा समझ भी लीजिए कि इसका कैसा होगा। हाँ देखिए यहाँ पर है छिड़काव तंत्र। ये देखिए ये पाइप है ना, ये मुख्य पाइप है, और यही पाइप यहाँ गई है, फिर आगे गई है, और ये देख लीजिए ये पाइप लगा हुआ है। ऊर्ध्व पाइप का मतलब होता है जो उठा हुआ पाइप है, ये ऊर्ध्व पाइप है। इसके सिरों पर क्या लगा हुआ है, नोजल लगा हुआ है। अब जब इसमें से पानी भेजा जाता है ना मुख्य पाइप में,
तो इससे होकर यहाँ से पानी जो यहाँ नोजल लगा हुआ है ये घूमते घूमते रहता है, इसे घूमता है और ऐसा छिड़काव करता है जैसा कि वर्षा हो रही है। तो इसमें क्या होता है, सीधे पौधों को पानी मिलता है और जल कम बर्बाद होता है। अब ये छिड़काव सिंचाई प्रणाली को हम लोग देख लिए। अब ड्रिप तंत्र देखते हैं। इसी क्या है, देखिए 6 नंबर में 2 विधियों का वर्णन करना था ना, तो पहला विधि छिड़काव सिंचाई प्रणाली का वर्णन कर दिए और दूसरा है ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों की पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि डायरेक्ट पानी कहाँ जाता है, पौधों की जड़ों में। पानी इसमें ज़्यादा कम बर्बाद होता है। हम आइए प्रश्न संख्या ये 6 का उत्तर हम लोग देख लिए। अब प्रश्न संख्या देखिए 7 को, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न वही है, पढ़ लीजिए। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। देखिए गेहूं एक रबी फसल है जिसे सर्दी के मौसम अक्टूबर से मार्च तक रहता है में उगाया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, पहला है खरीफ ऋतु में गर्मी और अधिक वर्षा होती है, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और अधिक वर्षा भी होती है, जो गेहूं के लिए ठीक नहीं है, मतलब ये मौसम अनुकूल नहीं है। तो गर्म मौसम में बीज ठीक से अंकुरित नहीं होंगे, मतलब जमेंगे नहीं, उगेंगे नहीं, और अधिक वर्षा से गेहूं के पौधे सड़ सकते हैं। तो ये होता है गेहूं को हम यदि खरीफ ऋतु में उगाएंगे तो यही समस्या होगा। अब क्या आगे है कि कीट और रोग लगने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बारिश होगा तो बारिश के दिनों में कीट ज़्यादा फैलते हैं, तो कीट एवं रोग लगने की संभावना बढ़ जाएगी फसल में, जिससे फसल क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। अब 4 नंबर में दिया मौसम अनुकूल न होने के कारण गेहूं की उपज बहुत घट जाएगी। चूँकि मौसम गेहूं के अनुसार है ही नहीं तो क्या होगा, उसकी उपज बहुत कम होगी, फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ये इसीलिए क्या किया जाता है, गेहूं को खरीफ ऋतु में नहीं उगाया जाता है। यही प्रश्न में पूछा था कि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। पहले पुस्तक में देखिए कि प्रश्न संख्या 8 क्या दिया है। प्रश्न संख्या 8 दिया है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और उसमें उगने वाली फसलों की उपज कम हो जाती है। मतलब खेत में लगातार यदि हम फसल को उगाएंगे ना तो उसमें मिट्टी में से पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे मिट्टी कमज़ोर हो जाएगा, मिट्टी की उपज क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। इसी क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद या उर्वरक देते हैं। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। अब ये फसल चक्रण क्या है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। बस इतना जान लीजिए कि फसल चक्रण, जैसे आपकी गेहूं बोए हैं तो अगली बार गेहूं का फसल ना बोकर दूसरा कोई फसल बोएंगे, उसके बाद फिर कुछ दूसरा बोएंगे, उसके बाद गेहूं बोएंगे, फिर इसी तरह से जब हम खेती करते हैं तो इसी को कहते हैं फसल चक्रण। इससे मिट्टी की जो क्षमता है ना, उपजाऊ क्षमता, वो बनी रहती है। अब 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है। 9 नंबर में कहा है कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार, तो खरपतवार यहाँ पर हम निराई में ही आप लोगों को समझा दिए हैं कि फसल के साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिसको हम नहीं उगाए हैं, वो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उसी को तो कहते हैं खरपतवार। अब आइए इस पर को विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे
प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के निम्नलिखित तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो देखिए, खरपतवार को हम कैसे कैसे नियंत्रित करते हैं। तो बोने से पहले मिट्टी की जुताई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो जब खेत को हम जोतते हैं तो जो भी उसमें घास ओस लगे रहते हैं, जुताई के बाद वो उखड़ जाते हैं जड़ से और सूख जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, या हम उनको हाथ से हटा देते हैं। दूसरा, खरपतवार पौधों को, खरपतवार मतलब बेकार में थी जो वही अवांछित पौधे उग गए हैं उसी को कह रहा है कि खरपतवार पौधों। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो जब आप लोग गेहूं के खेत में देखते होंगे कि काट या अन्य झलास उग गए हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हंसुआ से या खुरपी से काट काट कर हटा देते हैं। अब तीसरा क्या है, खरपतवारनाशी के उपयोग से भी इस पर नियंत्रित किया जाता है। मतलब रासायनिक दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नाम दिया है 2 या 4D, ये इस दवाई का नाम है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को। देखिए इस अध्याय में 10 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। अब देखिए यहाँ पर पहला में दिया है फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा में दिया है सिंचाई, तीसरा में दिया है कटाई, चौथा में दिया है बुआई, पांचवा में दिया है मिट्टी तैयार करना और छठा में दिया है खेत की जुताई करना, सातवां में दिया है खाद देना। तो भाई सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि फसल उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद बुआई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद खाद देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं। जब फसल तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसको कटाई करते हैं और कटाई हो जाने के बाद जब हमें फसल को काट लेते हैं तब वो फसल को चीनी मिल में भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, तैयार किए हैं 10 नंबर प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। निम्न बॉक्स को सही क्रम में, मतलब इस क्रम में हमें सजा देना है ना कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये सेम टू सेम लिखे हैं जैसे बुक में लिखा है। फसल को चीनी में मिल में भेजना, ये 1 नंबर में लिखा है। 2 नंबर में लिखा है सिंचाई, 3 नंबर में लिखा है कटाई, 4 नंबर में लिखा है बुआई, 5 नंबर में लिखा है मिट्टी तैयार करना, 6 नंबर में लिखा है खेत की जुताई करना, 7 नंबर में दिया है खाद देना। तो सबसे पहले इन सब में हम कौन सा काम करते हैं फसल को तैयार करने के लिए? तो सबसे पहले हम करते हैं मिट्टी तैयार करते हैं। तो मिट्टी 5 लिख दिए हैं यहाँ पर मिट्टी। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद खेत की जुताई करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद खेत की जुताई कर लेते हैं। खेत की जुताई के बाद हम क्या करते हैं, तो बुआई करते हैं। उसके बाद हम खाद देते हैं यानी 7वां नंबर आएगा। उसके बाद हम पानी देते हैं यानी सिंचाई करते हैं। तो 2 नंबर में लिखा है सिंचाई तो 2 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, फसल तैयार हो जाता है तो कटाई करते हैं, 3 नंबर में लिखा है। उसके बाद करते हैं लास्ट में हम, जब फसल हमें मिल जाता है तो फसल को चीनी मिल में भेज देते हैं। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ प्रश्न संख्या 10। अब प्रश्न संख्या 11 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यानी ये जो पहेली हमें दिया है ना, इसी को पूरा करना है। और इस पहेली में हिंट भी दिया है, हमें गाइड भी किया है कुछ, ताकि हमें पता चले कि किसको कहाँ भरना है। तो सबसे पहले दिया ऊपर से नीचे की ओर। पहला में दिया है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। दूसरा में दिया है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तीसरा में दिया है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ कहते हैं। फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है, रहट है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, बुक में दिखा देते हैं। कहाँ है रहट, देखिए यहाँ पर लिखे हैं विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। रहट
उत्तोलक तंत्र इसी को कहते हैं। देखिए आप लोगों को समझाते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है। तो ये कह रहा है कि नाक नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, ये 1 नंबर में लिखा है ना, तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका कौन सा है? देखिए सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका ये 1 नंबर में लिखा था, 1 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 1 और इसी के बगल में लिख दिया ये 1 नंबर बॉक्स में लिखा है र। तो ऐसा सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका कौन है जिसका शुरू से जिसमें र आता है शुरू में, तो रहट होता है। तो देखिए र यहाँ पर भरेंगे ह और यहाँ पर भरेंगे ट, तो हो जाएगा रहट। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ऊपर से नीचे वाला में ही हम अभी चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम भरे हैं, कॉपी में दिखाते हैं। देखिए र पहले से लिखा था बॉक्स के साथ, ह और ट, रहट। अब देखिए दूसरा में क्या लिखा है? बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है? तो पशुपालन कहलाता है। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। दू लिखा है ना, तो देखिए हिंट दिया है हमें, बॉक्स दू यहाँ पर लिखा है ना, यहीं से हमें नीचे बढ़ना है, चूंकि ऊपर से नीचे वाला हम देख रहे हैं। तो सु दिया है, तो पशुपालन होता है ना, तो यहाँ पर प भरेंगे, सु पहले से भरा है, पालन। तो देखिए यहाँ पर भर दिए हैं प, सु पहले से लिखा था, पालन, पशुपालन। अब देखिए 3 नंबर में दिया है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ कहते हैं। तो देखिए 3 नंबर में ना था ना, तो 3 खोजिए, 3 यहाँ है और इससे नीचे उतरिए। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है फ, तो खरीफ होता है ना, तो इसमें भराएगा ख और इसमें री आए, तो फ पहले ही से लिखा है, तो इस बात को यहाँ लिखे हैं हम, ख री और फ। फसल पक जाने के बाद काटना, तो फसल पक जाने के बाद काटना 6 नंबर में लिखा है। तो देखिए खोजिए 6 कहाँ है, तो 6 है दे। फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। तो देखा ई है जो लिखल है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क, यहाँ पर भरेंगे टा और ई पहले से लिखा है, तो हो जाएगा क्या? कटाई। तो देखिए हम कहाँ लिखे हैं, हाँ यहाँ पर कटाई, मतलब वही चीज को हम बनाए हैं स्केल से, हम आप लोगों को किताब से समझा रहे हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। अब देखिए बाएं से दाएं, यानी एने से हमें इधर की ओर जाना है। पहला में दिया है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? रबी कहते हैं। तो देखिए पहला में लिखा है, तो 1 नंबर कहाँ लिखा है? हे दे, तो र लिए लिखा है ना, ऐजा भर देंगे क्या? बी, तो हो जाएगा रबी। दाएं से बाएं चल जाएंगे, सॉरी बाएं से दाएं हम जा रहे हैं, र आने जा रहे हैं बी, रबी। देखिए र बी। अब लिखा है 4 नंबर, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फसल। तो 4 नंबर खोजिए, फ है जब भरेंगे स, है जब भरेंगे ला, फसल, फ स ला। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उर्वरक कहलाते हैं। तो देखिए 5 में लिखा था ना, तो 5 को खोजिए, यहाँ पर 5 लिखा है, वो रवक लिखा है, उ है जब भरेंगे, हाई लिखा है उर्व, र क, उर्वरक। बाएं से दाएं हो जाएगा, उर्व र क, उर्वरक। अब 7 नंबर में क्या लिखा है? खर पतवार हटाने की प्रक्रिया। तो खर पतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। तो 7 कहाँ लिखा है? 7 यहाँ लिखा है, इधर से यहीं से बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? ये दे लिख रहा है कि बाईं से दाईं ओर जाना है, तो 7 है दे दिया है, वजह से हमें दाईं ओर बढ़ जाना है। तो नी है जब भरेंगे, है जब रा भरेंगे और ई पहले से है, तो हो जाएगा निराई। देखिए इसको, अब इसको पूरा देख लीजिए। देखिए ये 11 नंबर प्रश्न दिया था कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर। ये सब वही बात उतारे हैं जो किताब में लिखा हुआ है, बस इस बॉक्स को बनाए हैं और जो ब्लैक चीज से, ब्लैक पेन से लिखे हैं, ये पहले से जो बुक में भरा हुआ है वो ब्लैक से लिखा हुआ है, जो ब्लू से लिखे हैं वो अपने से भरे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो अब हम लोगों का इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। इससे पहले के क्लास में हम इसी चैप्टर को पढ़ाए हैं लाइन बाय लाइन, तो उस वीडियो को यदि कोई स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, इस क्लास में हमने फसल उत्पादन एवं प्रबंधन अध्याय के सभी सवालों को अच्छे से समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हाँ, ओम ज्ञानशाला OGS चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर चैप्टर की तैयारी आसानी से कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।